18 सितंबर 2022 दिन रविवार। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर इलाके में वनंतरा रिजॉर्ट में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास रिसेप्शन डेस्क पर काम कर रही 19 साल की अंकिता अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त है। अंकिता मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल जिले के डोब श्रीकोट गांव की रहने वाली थी और अगस्त 2022 में ही उसने इस रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी ज्वाइन की थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए नौकरी उसके लिए ज़रूरी भी थी और उम्मीद भी। उस रात लगभग 8 बजे अंकिता ने अपने दोस्त पुष्प को फ़ोन किया और बातचीत में उसने बताया कि रिजॉर्ट मैनेजमेंट की तरफ से उस पर स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा है। ये बात उसने पहले भी कुछ दोस्तों से कही थी, लेकिन उस रात उसकी आवाज़ में परेशानी ज़्यादा दिख रही थी। और यही वो आखिरी कॉल था जो उसने अपने किसी करीबी को की थी। इसके कुछ देर बाद उसका फ़ोन बंद हो गया और उसी रात रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या, मैनेजर सौरभ भास्कर और कर्मचारी अंकित गुप्ता के साथ उसका झगड़ा हुआ। फिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसकी खबर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आज के क्राइम सीन के इस एपिसोड में बात करेंगे अंकिता भंडारी केस की हर वो बात को लेकर जिन पर शायद इतनी बात ही नहीं हुई। जिस रात झगड़ा हुआ उसके 6 दिन बाद अंकिता की लाश एक नहर से मिली। आखिर क्या हुआ था उस रात? पुलिस की जांच में सामने आया कि रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच तीनों आरोपियों ने अंकिता को जबरन रिजॉर्ट से बाहर ले जाने के लिए गाड़ी में बैठाया। गाड़ी यमकेश्वर से ऋषिकेश की तरफ चली और रास्ते में चीला नहर के पास गाड़ी रोकी गई। यह इलाका बहुत सुनसान था और तेज बहाव वाली नहर के कारण खतरनाक भी माना जाता है। आरोप है कि वहां फिर से बहस हुई और इसी दौरान अंकिता को धक्का देकर नहर में गिरा दिया गया। तेज धारा में गिरने के बाद वह कुछ ही सेकंड्स में पानी में बह गई। घटना के बाद तीनों आरोपी वापस रिजॉर्ट लौट आए और अगले दिन यानी 19 सितंबर की सुबह पुलकित आर्या ने खुद ही अंकिता के लापता होने की सूचना दर्ज करवाई। यह सूचना पहले राजस्व पुलिस यानी पटवारी क्षेत्र में दर्ज हुई, क्योंकि रिजॉर्ट का इलाका नियमित पुलिस थाने के क्षेत्र में नहीं था और यही शुरुआती देरी बाद में जांच पर भारी पड़ी। उस समय इसे सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला माना गया और तुरंत क्राइम की तरह इसकी जांच शुरू नहीं हुई। 19 सितंबर की दोपहर से अंकिता का परिवार और उसके दोस्त लगातार उसे फ़ोन करते रहे, लेकिन फ़ोन बंद था। वो दोस्त जिसने रात में अंकिता से बात की थी, उसी दोस्त पुष्प ने सीधे पुलकित आर्या से संपर्क किया तो उसे बताया गया कि अंकिता अपने कमरे में है और आराम कर रही है। और उसी दिन शाम तक परिवार ने दोबारा पुलिस से संपर्क किया तो मामले को गंभीरता से लेने की मांग की गई। 20 और 21 सितंबर को मामला धीरे धीरे स्थानीय स्तर पर चर्चा में आने लगा। परिवार और गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही और 22 सितंबर को दबाव बढ़ने के बाद मामला अब रेगुलर पुलिस को सौंपा गया और इसके बाद जांच की दिशा बदल गई। रिजॉर्ट कर्मचारियों से सख्ती से पूछताछ हुई, कॉल डिटेल्स निकाली गई और इसी दौरान पुलिस को आरोपियों के बयान संदिग्ध लगे। पुलिस को ये समझ में आ गया था कि ये इतना आसान नहीं होगा। पुलिस ने पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। और 23 सितंबर को पुलिस पूछताछ में पहला बड़ा खुलासा हुआ। आरोपियों ने कबूल किया कि 18 सितंबर की रात अंकिता को चीला नहर के पास ले जाया गया था। इसके आधार पर उसी दिन से नहर क्षेत्र के सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया। एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद ली गई। तेज बहाव के कारण मिशन मुश्किल था और कई घंटों तक कोई सफलता नहीं मिली। अब 24 सितंबर की सुबह लगभग 8 बजे ऋषिकेश के आसपास चीला नहर से एक युवती का शव बरामद होता है। कपड़ों और पहचान के आधार पर यह पुष्टि हो गई कि ये शव अंकिता भंडारी का था। पोस्टमार्टम एम्स ऋषिकेश में कराया गया और रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया गया, लेकिन शरीर पर चोटों के निशान भी मिले जो मारपीट या उसकी मौत के समय स्ट्रगल की तरफ इशारा कर रहे थे।
पुलिस इस केस को अब मर्डर की तरह ट्रीट करने लगी। शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। 24 और 25 सितंबर को कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के कारण शुरुआत में जांच धीमी रही। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस उन्हें कोर्ट ले जा रही थी तो रास्ते में भीड़ ने पुलिस वाहन पर हमला कर दिया। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी और इसी दौरान प्रशासन ने अवैध निर्माण का हवाला देते हुए वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया। अब सोचिए आप, जिस रिजॉर्ट में अंकिता की हत्या के सबूत हो सकते थे उस पर बुलडोजर चला दिया गया, वो भी जांच के बीचों बीच। अब जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि पुलकित आर्य उत्तराखंड के एक वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है। विनोद आर्य त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और इस खुलासे के बाद ये मामला और सेंसिटिव हो गया। राज्य सरकार ने विशेष जांच दल यानी SIT गठित की और मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाने का फैसला किया। अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की गई और 18 सितंबर 2022 की रात की घटनाओं को जब पुलिस ने विस्तार से जोड़ा तो उस रात का पूरा क्रम धीरे धीरे साफ होने लगा। जांच के अनुसार शाम से ही रिजॉर्ट के भीतर माहौल तनावपूर्ण था। अंकिता और रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। आरोप है कि पुलकित आर्य कुछ VIP मेहमानों के लिए स्पेशल सर्विस देने का दबाव बना रहा था, जिसका अंकिता विरोध कर रही थी। और उसी दिन दोपहर के समय भी इसी मुद्दे को लेकर जमकर बहस हुई और शाम तक माहौल और बिगड़ गया। रात आते आते लगभग 8:30 बजे अंकिता ने अपने दोस्त पुष्प को फ़ोन किया और कॉल के दौरान उसने बताया कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है और वो नौकरी छोड़ने का सोच रही है। और यही कॉल बाद में जांच में बेहद महत्वपूर्ण सबूत बना। कॉल रिकॉर्ड से पुष्टि हुई कि इसके बाद उसका फ़ोन कुछ समय तक चालू रहा और फिर अचानक बंद हो गया। पुलिस ने जो पूरी घटना की टाइमलाइन बताई वो क्या है, इसे जानते हैं। कॉल के बाद पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने अंकिता को कमरे से बाहर बुलाया और कर्मचारियों के बयान से पता चला कि रात करीब 9:30 बजे के आसपास तीनों आरोपी और अंकिता वाहन में बैठे और रिजॉर्ट से ऋषिकेश की दिशा में निकले। रास्ते में चीला नहर के पास गाड़ी रोकी गई और फिर वहां बहस हुई। अंकिता ने उनके एक्स्ट्रा सर्विस वाले प्रपोजल को मानने से साफ इनकार कर दिया था और नौकरी छोड़ने की बात कह दी थी। इसी दौरान धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस के अनुसार झड़प के दौरान अंकिता को नहर की ओर धक्का दे दिया गया, जहां तेज बहाव में गिरने के बाद वो पानी में बह गई। आरोपियों ने पहले उसे बचाने की कोशिश करने का नाटक किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो वहां से निकलकर वापस रिजॉर्ट लौट आए। घटना के बाद तीनों आरोपियों ने अपने अपने मोबाइल फोन से कुछ कॉल्स किए, जिनमें कई कॉल बाद में जांच एजेंसियों ने ट्रेस किए। पुलिस को शक हुआ कि घटना के बाद उन्होंने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। अंकिता का मोबाइल फोन बरामद नहीं हो पाया, जिससे ये शक और पक्का हो गया कि उसे जानबूझकर नष्ट कर दिया गया या पानी में फेंक दिया गया था। अगले दिन यानी 19 सितंबर को पुलकित आर्य ने खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई ताकि शक अपने ऊपर ना आए। उसने पुलिस को बताया कि अंकिता अचानक गायब हो गई है और उसे कुछ पता नहीं है। और इसी समय इस केस में पॉलिटिकल लोगों का प्रेशर हावी होने लगा। मीडिया ट्रायल्स भी शुरू हो चुके थे। पुलकित आर्य के राजनीतिक संबंध सामने आने के बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कई जगह लोगों ने प्रशासन पर शुरुआती जांच में देरी का आरोप लगाया और राज्य सरकार ने तुरंत विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया ताकि जांच पारदर्शी तरीके से हो सके। वरिष्ठ IPS अधिकारी के नेतृत्व में बनी इस टीम ने पूरे केस की जांच को अपने हाथ में ले लिया। SIT ने रिजॉर्ट के कर्मचारियों और आसपास के लोगों और अंकिता के दोस्तों से एक बार फिर से विस्तृत पूछताछ की। मोबाइल चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल डेटा इकट्ठा किया गया और इसी दौरान जांच में ऑडियो रिकॉर्डिंग और चैट के कुछ महत्वपूर्ण सबूत सामने आए, जिसमें इन चैट्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग से ये बात साफ हो गई थी कि अंकिता पर किन चीज़ों के लिए दबाव बनाया जा रहा था।
जांच टीम ने करीब 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए और घटनाक्रम को मिनट दर मिनट जोड़ने की कोशिश की। जांच टीम ने अगस्त 2022 से लेकर 18 सितंबर 2022 की रात तक की हर गतिविधि को टाइमलाइन से जोड़ना शुरू किया। रिजॉर्ट के कर्मचारियों और आसपास के दुकानदारों, साथ ही स्थानीय लोगों और अंकिता के दोस्तों समेत 100 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए गए और इनमें से ही 47 लोगों को बाद में अदालत में गवाह बनाया गया। चार्जशीट तैयार करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हुई। कानून के मुताबिक 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी था, इसलिए जांच टीम ने लगभग दिन रात काम किया और इसके बाद करीब 500 पन्ने की चार्जशीट तैयार की गई, जिसमें घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिजिटल सबूत और गवाहों के बयान और आरोपियों की भूमिका विस्तार से दर्ज की गई। चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया कि घटना के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की, मोबाइल फोन गायब किया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर खुद को संदेह से दूर दिखाने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के आधार पर हत्या, अपहरण, साजिश और सबूत नष्ट करने से जुड़ी धाराओं के तहत आरोप तय किए। इस बीच राज्य सरकार ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का फैसला लिया और अक्टूबर 2022 में केस औपचारिक रूप से अदालत पहुंचा और ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई। अदालत में सबसे महत्वपूर्ण सबूत डिजिटल रिकॉर्डिंग और कॉल डेटा रहे, जिनसे ये साबित करने की कोशिश की गई कि घटना की रात आरोपियों की लोकेशन वहीं थी जहां अपराध हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले चोट के निशानों को भी अहम सबूत की तरह पेश किया गया, क्योंकि इससे साफ हो रहा था कि पानी में गिरने से पहले अंकिता ने स्ट्रगल किया था। रिजॉर्ट के कर्मचारियों का बयान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसने बताया कि घटना की रात तीनों आरोपी अंकिता को अपने साथ लेकर रिजॉर्ट से बाहर गए थे। पुलकित आर्य रिजॉर्ट का मालिक था और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ था। सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता उसके कर्मचारी और रिजॉर्ट के संचालन में उसकी मदद करते थे। जांच एजेंसियों ने अदालत को बताया कि तीनों आरोपियों की भूमिका अलग अलग थी, लेकिन घटना की रात वे एक साथ मौजूद थे और घटना स्थल तक साथ गए थे। अभियोजन पक्ष का यह तर्क था कि यह घटना अचानक नहीं हुई थी, बल्कि विवाद के बाद किया गया अपराध था। ट्रायल के दौरान कई बार अदालत परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुए। अंकिता के परिवार और स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग को लेकर कई प्रदर्शन किए और मई 2025 में केस अपने अंतिम चरण में पहुंचा। 19 मई 2025 को अंतिम बहस पूरी होती है, जिसमें अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने अपने अपने तर्कों को अदालत के सामने रख दिया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि उपलब्ध सबूतों की सीरीज साफ दिखाती है कि अंकिता को जानबूझकर नहर में धक्का दिया गया और बाद में घटना को छिपाने की कोशिश भी की गई। बचाव पक्ष ने इसे दुर्घटना बताया, लेकिन अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के विश्लेषण करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। 30 मई 2025 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता तीनों को हत्या का दोषी ठहरा दिया गया। फैसले के साथ ही लगभग 2.5 साल से चल रही कानूनी प्रक्रिया अपने निर्णायक चरण में पहुंच गई। दोषी ठहराए जाने के बाद अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों से सजा पर दलीलें मांगी। अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद सजा पर निर्णय सुरक्षित रखा और कुछ ही दिनों के बाद अदालत ने तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले के बाद राज्य सरकार और जांच एजेंसियों ने पूरे केस रिकॉर्ड को उच्च अदालतों में संभावित अपील के लिए तैयार करना शुरू किया। अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट किया कि केस के सभी सबूत सुरक्षित रखे गए हैं ताकि ऊपरी अदालतों में भी आरोप कायम रखे जा सकें। लेकिन इस केस में जो सबसे बड़ा सवाल एक नाम बना हुआ है कि आखिर वो वीआईपी गेस्ट कौन था, जिसको स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। लोगों का दावा है कि इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक नाम है। अंकिता का परिवार, उनके दोस्त और स्थानीय लोग इस सजा से खुश नहीं हैं।
इसको लेकर एक बार फिर न्याय की मांग तेज होती दिख रही है। अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आयोजित एक विशाल महापंचायत में राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच और कथित साजिश के पीछे छिपे लोगों की पहचान सार्वजनिक करने की मांग उठाई गई। इस सभा में अंकिता के माता पिता सोनी देवी और वीरेंद्र सिंह भंडारी भी मौजूद रहे। उन्होंने मंच से कहा कि उनकी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती उनका संघर्ष जारी रहेगा। महापंचायत का मुख्य उद्देश्य इस केस की जांच को नए सिरे से तेज करना और उन सभी पहलुओं की जांच सुनिश्चित करना बताया गया जिनके बारे में आंदोलनकारी लंबे समय से सवाल उठा रहे हैं। सभा के दौरान 5 बड़े प्रस्ताव पारित किए गए जिन्हें अब राष्ट्रपति को भेजने की तैयारी की जा रही है। पहले प्रस्ताव में मांग की गई कि अंकिता के माता पिता द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपे गए प्रार्थना पत्र को सीबीआई जांच का आधार बनाया जाए और पूरी जांच हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए ताकि जांच की निष्पक्षता पर कोई सवाल ना उठे। दूसरे प्रस्ताव में कहा गया कि जांच केवल उसी मूल एफआईआर के आधार पर आगे बढ़नी चाहिए जो ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाने क्षेत्र में दर्ज हुई थी। आंदोलनकारियों का कहना है कि इसी एफआईआर के आधार पर मामले से जुड़े प्रभावशाली लोगों और सबूत मिटाने के लिए आरोपियों की जवाबदेही को तय किया जाना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि जांच की दिशा बदलने से कई अहम पहलू कमजोर हो सकते हैं, इसलिए मूल केस रिकॉर्ड को ही आधार बनाना जरूरी है। तीसरे प्रस्ताव में मनंतरा रिजॉर्ट के उस हिस्से पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया गया जहां घटना से जुड़े संभावित सबूत होने की आशंका जताई जा रही है। महापंचायत में मौजूद लोगों ने कहा कि जब तक पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रशासन ऐसे कदमों को कैसे उठा सकती है। उन्हें इससे बचना चाहिए था जिनसे जांच प्रभावित हो सकती थी। कुछ वक्ताओं ने यह भी कहा कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर पूरी पारदर्शिता जरूरी है। चौथे प्रस्ताव में उन सभी नामों की जांच की मांग की गई जिनका जिक्र अलग अलग स्तर पर इस मामले के संदर्भ में सामने आया है। संघर्ष मोर्चा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसके पद या प्रभाव के आधार पर जांच से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। साथ ही यह भी मांग की गई कि जांच पूरी होने तक संबंधित व्यक्तियों से विस्तार से पूछताछ की जाए और आवश्यक होने पर उन्हें उस पद से अलग किया जाए ताकि जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो। महापंचायत के आखिरी प्रस्ताव में सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए ये कहा गया कि यदि तय समय सीमा के भीतर सीबीआई जांच शुरू नहीं की गई और मामले से जुड़े कथित वीआईपी की पहचान सार्वजनिक नहीं हुई तो राज्य भर में शांतिपूर्ण लेकिन व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। सभा के अंत में अंकिता के परिवार ने लोगों से समर्थन बनाए रखने की अपील की और कहा कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी बेटी के लिए नहीं है बल्कि हर उस लड़की की सुरक्षा के लिए है जो रोजगार की तलाश में घर से दूर जाती है। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो की स्क्रिप्ट की है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे के पीछे हैं अहमद और फरहान। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट।